ऐसा क्या हुआ होगा कि मेरे फादर भी मेरे अगेंस्ट, मेरे ऊपर एफआईआर केस होने वाली थी और मैं जेल जाते जाते। हम लड़के हैं जनाब, हमारे साथ ऐसा ही होता है। मैंने ये कहावत और आपने भी कहावत बहुत बार सुनी होगी, बट सोचो अगर ये सच में आपके साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाए जिसके बाद आप ये सबसे बोलते फिरो कि मैं लड़का हूँ और मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। ये बात है आज से 1.5 साल पहले की, जब मैं कॉलेज में था, मेरा सेकेंड ईयर था, 4th सेमेस्टर था और हम लोग के यूनिट टेस्ट चल रहे थे। मैं अपना कंटेंट क्रिएशन कंटिन्यू रखना चाहता था, मैं उसमें ब्रेक नहीं लगाना चाहता था। अपने ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए मैं यूनिट टेस्ट और एग्जाम्स के बीच में भी वीडियोस बनाता था। मेरे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका ड्यूरेशन 15 से 20 सेकंड का होता है, मतलब वो वीडियो 15 से 20 सेकंड की होती है, जिसका कॉन्सेप्ट, एडिट, डायरेक्शन सब कुछ मैंने किया था। मुझे इस वीडियो के लिए एक लड़की की जरूरत पड़ती है जिसका एक्शन थोड़ा सा भोजपुरी होना चाहिए था, और मैं जब ये इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरी क्लास में एक लड़की है जो कि 2 साल से हम लोग के साथ बैठ रही है, पढ़ रही है, वो वीडियोस बनाती है और वो इस चीज में सही रहेगी। वीडियो स्क्रिप्टेड थी जिसमें मैंने उससे पूछा कि हु इज योर फेवरेट सिंगर, जस्टिन बीबर और मार्शमेलो। उसने सिर्फ एक नाम लिया, पवन सिंह। फिर मैंने उसके बाद पवन सिंह की एडिट लगा दी उस वीडियो पे, और जैसे आजकल मीम चल रहे हैं वैसे मैंने उसको बनाया। वीडियो मैक्स टू मैक्स 20 से 30 सेकंड की थी। वो वीडियो चल गई और मेरे उस पे 3 से 4 मिलियन व्यूज आए सिर्फ 3 दिन में। अब मुझे नहीं पता कहां से उस लड़की के दिमाग में किसी ने क्या भर दिया। ये वो मुझसे कहती है चैट पे, इस पे जो पैसे आए उसमें मुझे हिस्सा चाहिए। अब मैंने उसे बताया कि यार इंस्टाग्राम पे मोनेटाइजेशन अभी ऑन नहीं हुआ है, और अगर मोनेटाइजेशन होता भी तो कोलैब रील पे मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं होती है। मैंने उसको बताया, उसको प्रूफ भेजा, बट उसने वो चीज नहीं मानी। उसने कहा तुम दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। मैंने कहा चलो भाई ठीक है तुम्हारी बात। कुछ दिन बाद एक नॉर्मल मीम पेज उस वीडियो को रीपोस्ट करता है जिसमें वो मुझे टैग करता है। फिर उसका मैसेज मेरे पास आता है कि इसने सिर्फ तुमको क्यों टैग किया। मैं उस मीम पेज वाले के पास गया, मैंने कहा भाई ये जो वीडियो तुमने पोस्ट की उसका क्रेडिट तुमने मुझे दिया, साथ साथ इसको भी दे दो। मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया मैसेज का, मैंने उस लड़की को भेजा। वो लड़की मुझसे कहती है कि तुमने ये क्यों लिखा कि इसे भी दो, तुम मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो। मतलब अगर आप किसी से बात कहोगे कि मेरे नाम के साथ साथ इसका भी नाम जोड़ दो, तो उसमें भी लगाना ही पड़ेगा। मतलब भी एक सेंटेंस पूरा करने के लिए मैंने लगाया, बट उसको ऐसा लगा कि मैं उसके ऊपर एहसान कर रहा हूँ। बात यहाँ खत्म नहीं होती है। वो मुझे मैसेज करती है और मुझसे कहती है कि इस वीडियो को डिलीट करो। वो कॉन्सेप्ट मेरा है, वो एडिट मेरी है, वो सब कुछ मेरा है, और मैंने उसमें मेहनत की है, भले ही थोड़ी मेहनत की है, बट वो और 3 मिलियन कम नहीं होते यार। वेल मैंने ये बात बोली कि मैं वीडियो नहीं डिलीट करूंगा। देन उधर से मेरे पास मैसेज आता है कि तुम जहां हो वहां से उठवा लिए जाओगे। लिटरली जो 2 साल पहले लड़की इस सिटी में आई है सिर्फ पढ़ने के लिए, वो मुझे धमकी दे रही है, मैं जो 21 साल से यहाँ रह रहा हूँ, कि तुम जहां हो वहां से उठवा लिए जाओगे। मैंने इस बात को बहुत ही कामली लिया। मुझे पता था कि ये सब करने से कुछ नहीं मिलने वाला। मैं अपने नाम को लेके बहुत ज्यादा सीरियस था कि मेरा नाम नहीं खराब होना चाहिए। मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी। उस वीडियो को डिलीट करने के बाद मैंने उसका प्रूफ उस लड़की को भेजा। वो कहती है कि मैं नहीं मानती तुमने वीडियो डिलीट की है, मैं तुम्हारा फोन चेक करूंगी। मैंने साफ साफ बोला कि तुम होती कौन हो मेरा फोन चेक करने वाली। इस बात पे उसका ईगो इतना हर्ट हो गया कि वो दूसरे दिन मुझे बोलती कि तुम जहां से हो वहां से उठवा लिए जाओगे, या कॉलेज के बाद तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा होगा। वो सारी धमकियां देती है जिसके सारे स्क्रीनशॉट मेरे पास थे। सबको लगा, मुझे लगा यहाँ बात खत्म हो जाती। दूसरे दिन वो कॉलेज आती है, हमारा उसका आमना सामना होता है, लेकिन मैं बिल्कुल बात नहीं करता हूँ और लोगों को बता देता हूँ, अपने क्लास के जो कि साथ में हम लोग रहते थे उनको बता देता हूँ कि इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा हुआ है। ये चीजें सुनने के बाद क्लास का कोई भी बच्चा उससे बात नहीं करता है, उसका ईगो और हर्ट हो जाता है। उसी दिन रात में मेरे पास एक कॉल आता है उसी के नंबर से। मैं रिसीव करता हूँ कॉल, वो बोलती हेलो। मैंने कहा हेलो। तभी उधर से एक लड़के की आवाज आती है। वो मुझे कहता है कि मैं इसका होने वाला हस्बैंड हूँ, और वो मुझसे ऐट के बोलने लगा, लड़ाई करने लगा, गाली गलौज करने लगा। उसने कहा बेटा तुम जहां हो वहां से उठवा लिए जाओगे, जब से तुम पैदा नहीं हुए थे तब से मैं यहाँ हूँ। मैंने कहा भाई जब से तुम नहीं पैदा हुए थे ना तब से मेरे माँ बाप यहाँ रहते हैं। मैंने कॉल कट कर दी। अपने सारे दोस्तों को और उन लोगों को जिन्होंने मुझसे कहा था कि भाई तुम चिंता ना करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा और हम लोग तुम्हारे साथ हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा, मैंने उन सबको ये बात बताई। दूसरे दिन कॉलेज में लास्ट टेस्ट के बाद हम लोग सब लोग इकट्ठा थे। हमारा क्लासमेट था जो, वो आता है मेरे पास, वो मेरे क्लास का था। वो मुझसे आराम से बोलता है कि भाई यार बात खत्म करो
और लड़की का मामला है, सॉर्ट करके खत्म करो, लास्ट ईयर है इसके बाद, फिर हम लोग खुशी खुशी जाएं और मैंने इतने मैटर सॉल्व कराए, तुम्हारा भी मैटर सॉल्व हो जाएगा। पहले तो मैंने मना कर दिया था कि यार नहीं, मैं इसमें नहीं पढ़ने वाला, मुझे किसी से बात नहीं करनी, खासतौर पे उस लड़की से जो 2 साल एक ही क्लास में पढ़ रही है, हम लोग के साथ बैठ रही है, उठ रही है, सब कुछ खाना पीना पढ़ना लिखना सब कुछ कर रही है, और उसके बाद वो मुझे ऐसी धमकी देती है कि तुम जाओ वहां से उठवा लियो जाओगे, ये मतलब गुंडागर्दी पे उतर आती है। मैं उससे बात नहीं करना चाहता, वो फिर भी इंसिस्ट करता है, मैं उससे बात करता हूँ। बात करते करते एक पॉइंट पे बिगड़ जाती है, हम दोनों में कहासुनी बढ़ने लगती है। उसका एक मोटिव ही था कि वो मुझे डिफेम करे, उसको डिफेम करना था एट एनी हाउ। वो जब बातों से हारने लगी, उसके बगल में स्टील की बोतल रखी हुई थी, उसने वो बोतल उठाई और मेरे ऊपर फेंकी, मैं बच गया उससे। फिर आसपास जितने भी स्टूल और चेयर्स रखे थे वो उठा के फेंकने लगी। जो लड़का था वो बीच में आया, उसने रोका, जितनी भी बॉटल्स और जितनी भी चेयर्स उसने फेंकी वो सारी आगे पीछे जो लोग थे उनको लग गई। उसने मेरा कॉलर पकड़ा, लड़की ने। जाहिर सी बात है, कोई तुम्हें मारेगा तो तुम सहोगे तो नहीं ना, भले ना मारो सामने वालों को लेकिन उसको दूर तो करोगे। पॉइंट सिर्फ वहीं पे खराब हुआ, जब उसने मेरा कॉलर पकड़ा और मुझे मारने की कोशिश की तो मैंने उसे धक्का दे दिया दूर करने के लिए, और वो भी मेरा हाथ नहीं लगा था उस लड़के का हाथ जो बीच में खड़ा था। उसको धक्का लगा, वो गिरी या फिर वो जो भी हुआ वहां पे पूरा तमाशा। मैं उसके बाद घर आ गया, लेकिन घर आने से पहले उसने मुझे चिल्ला की धमकी दी कि मैं तुम्हारे ऊपर फेक सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगाऊंगी। मैंने उस बात को अनसुना कर दिया और मैं घर आ गया। 15 मिनट बाद मेरे पास कॉल आता है पिंक बूथ से कि आपको पुलिस स्टेशन बुलाया जा रहा है, आपने एक लड़की के ऊपर हाथ उठाया। मुझे पता चल गया कि मैटर कहाँ पे खत्म होने वाला है और कैसे इसकी शुरुआत होने वाली। मैंने उन सभी लोगों को फोन करना स्टार्ट किया जिन लोगों ने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम चिंता ना करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक को फोन लगाया, उसका फोन स्विच ऑफ, दूसरे का फोन लगाया, वो रिसीव नहीं हुआ, तीसरे को लगाया, उसका आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज हो गया। 4-5 लोगों को मैंने फोन लगाया बट कोई भी फोन नहीं उठाया। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था वो उस समय बाहर गया हुआ था उज्जैन, तो वो नहीं आ सकता था। मेरे जो क्लोज फ्रेंड थे, मैंने उनमें से 2-3 लोगों को बताया और उन्होंने कहा कि तुम पहुंचो, मैं ऑन द स्पॉट पहुंच रहा हूँ। फिर मैंने अपने पापा को कॉल किया, उनको पूरी बात बताई। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं घर आ रहा हूँ, वहां से हम लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं जहाँ पर ये हुआ है। वहां जाने से पहले मेरे पास ऑलरेडी 2 कॉल आ चुके होते हैं पुलिस वालों के, या पुलिस स्टेशन से, या फिर मैं वहां पहुंचता हूँ। वहां पर वो लड़की बैठी होती है कॉलेज यूनिफॉर्म में, साथ में एक लड़का बैठा होता है। अब पुलिस कांस्टेबल सामने आते हैं, वो पूछते हैं कि क्या क्या मैटर हुआ था। मेरी वहां पर कोई भी बात सुनी नहीं जाती। मैं सीधा सीधा सामने बोल रहा हूँ आपके, वहां मेरे पापा थे, मेरे पेरेंट्स थे, मेरे गार्जियन थे, उनके सामने मेरी एक भी बात नहीं सुनी गई। उसने मेरे ऊपर 2 फेक इल्जाम लगाए कि इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया है, और दूसरे इसने बात करते करते मेरे ऊपर अब्यूजिव यूज किया है, बल्कि अब्यूजिव उसकी तरफ से स्टार्ट हुए थे। और जिसको प्रूफ करने के लिए मेरे जो दोस्त थे या फिर वहां के जो 2-3 लोग थे वो वहां से आए कि भाई हाँ मैं वहां पे था, मैंने देखा था कि इस लड़की ने स्टार्ट। लेकिन कहते हैं ना, हम लड़के हैं, हमारे साथ की जो भी चीजें होंगी वो मानी ही नहीं जाएंगी, हमारी बात को सुना ही नहीं जाएगा, क्योंकि सामने वाली लड़की है। बात इतनी खराब हो गई कि मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा जो मेरे साथ आए थे, उन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दी। मेरे ऊपर FIR लगने वाली थी, क्योंकि मेरा पूरा करियर खराब कर सकती थी। जब उसने ये बात कही कि इसने मुझे अब्यूजिव बोला है, इसने मुझे गंदी गंदी गालियां दी हैं, तो मेरे पापा मुझे ही डांटते हैं। क्यों? उसके पीछे एक रीजन होता है जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। वो मुझे ही डांटते हैं कि ये परवरिश दी है मैंने तुम्हें, या ऐसा किया है। लिटरली मैं उस वक्त रो रहा था, अपने आंखों में बस आंसू कंट्रोल किया हुआ था। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि मेरी तो कोई गलती नहीं है। और इनफैक्ट मेरे पास जितनी भी चीजें थी वो सब कुछ उसके अगेंस्ट थी, बट मेरी एक भी नहीं सुनी गई, मेरी एक भी बात नहीं सुनी गई, मेरा एक भी प्रूफ नहीं देखा गया। मेरे पास वॉइस नोट थे, मेरे पास स्क्रीनशॉट थे, कुछ भी नहीं सुना गया मेरा। तभी वहां पे कॉलेज के जो हेड होते हैं वो आ जाते हैं। वो देखते हैं कि कॉलेज ड्रेस में एक लड़की बैठी है और साथ में पुलिस वाले बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, तो वो आते हैं, एंटर करते हैं, मामले को समझने की कोशिश करते हैं, और मुझे ही दबाया जाता है कि तुम माफी मांगो क्योंकि तुम्हारी गलती, तुम्हें लड़की के साथ वीडियो नहीं बनाना चाहिए था। बल्कि मैंने वीडियो कंसेंट लेके पोस्ट करी थी, कंसेंट लेके बनाया था, जिसमें हम दोनों ने एग्री किया था कि हम लोग फ्रेंडली कोलैबोरेशन करेंगे, जिसमें कोई भी पैसे की बात नहीं आएगी। वहां पर वो लड़की बैठी होती है और उसके साथ एक लड़का होता है जो कि अपने आप को पुलिस कांस्टेबल या फिर RPF का एक मेंबर कहता है। उस लड़की का कहना है कि वो उसका भाई है, बुआ का लड़का है, जो कि लास्ट नाइट जब मेरे पास कॉल आता है कि मैं इसका होने वाला हस्बैंड हूँ, मुझे वो और इसकी वॉइस बिल्कुल सेम लगी। मैंने उस समय कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे रास्ते में समझा दिया था मेरे पापा ने कि तुम वहां पे कुछ भी ना बोलना। अगर वो तुम्हें 2-3 तमाचे भी मार दें
तो तुम सह लेना। मैं समझ गया था कि शायद ये जो केस है वो मेरे अगेंस्ट ही जाने वाला है। माफी मांगने के बाद वहां पर केस खत्म हो गया, उसने एफआईआर नहीं की और हम लोग अपने अपने घर वापस आ गए। जब वहां से निकल रहे थे वो लड़की उस लड़की के साथ बाइक पे बैठी और चश्मा लगा के हंसते हुए गई थी। उसको पता था उसको जो करना था वो उसने कर दिया, क्योंकि उसने मुझे डिफेम कर दिया, उसने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया, उसने वो सारी चीजें कर दी जिससे उसका ईगो सेटिस्फाई हो पाए और मैं दूसरों की नजरों में गिर पाऊं। मैं एक हफ्ते ऐसी कंडीशन में था कि मैं उस चीज से मूव ऑन नहीं कर पा रहा था। मैं वो उस बात से नहीं मूव ऑन कर रहा था कि मुझे सॉरी बोलना पड़ा, बल्कि मेरी गलती भी नहीं थी। मेरे फादर वो भी मेरे साथ थे, उन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया उस मोमेंट पे। घर आने के बाद उन्होंने मुझे रीजन बताया कि हमने क्यों नहीं साथ दिया वहां पे तुम्हारा और हमें क्यों उसके साइड बोलना पड़ा। जिस लड़के को वो भाई बना के आई थी, अपनी बुआ का लड़का, उसी से उसकी 1 साल बाद शादी हो जाती है। अब आप सोचो, जो लड़की अपने होने वाले पति को अपना भाई बना सकती है सिर्फ अपने फायदे के लिए, वो किस हद तक गिर सकती है। उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ उस लड़की ने अपने कपड़े नहीं फाड़े, वो खुद से वो अपने कपड़ों को खराब करके आ सकती थी और तुम्हारे ऊपर ऐसा इल्जाम लगा सकती थी कि जब तक तुम प्रूफ ना कर पाते तब तक तुम्हारे साथ वहां पे क्या क्या होता तुम सोच भी नहीं सकते थे। मेरे साथ ये पहली बार था, मुझे पता भी नहीं था कि मैं जो बोलने जा रहा हूँ, जो करने जा रहा हूँ, इसका क्या अंजाम होने वाला है। उस वक्त पे मेरे पापा का वो डिसीजन बहुत करेक्ट था। इस बात से मैं अब एग्री करता हूँ और अब रियलाइज करता हूँ कि मेरी जिंदगी बद से बदतर हो जाती, मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता रहता और एक केस कभी नहीं सॉल्व होता, और अगर सॉल्व होता भी तो मेरे अगेंस्ट में होता क्योंकि सामने लड़की थी। खैर, एट द एंड मैं इस वीडियो में यही कहूंगा कि जो मैंने 3 चीजें बताई हैं, पहला, किसी भी लड़की के ऊपर विश्वास मत करो। दूसरा, जो तुमसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, उनकी बात कभी मत मानो। तीसरा, तुम कोई भी डिसीजन लेते हो तो अपने बल पे लो, अपने बूते पे लो। अगर तुम्हारे अंदर क्षमता है उस चीज से लड़ने के लिए तो तुम उस बेस पे वो स्टेप लो, ना कि किसी के कहने पे हो। Well, this was all about this video.